सुनते ध्यान से। हमने ये कहा था कि एग्जाम्पल हमने आपसे बताया था कुछ बताने को, तो हमने ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर काउंटर करंट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो काउंटर करंट बना रहा है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन में हमने ये बताया था, ये लूप ऑफ हेनले का बनाया, ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले है। क्लियर। क्या ये काउंटर करंट बना रहा है? तो पहली लाइन में एनसीईआरटी लिखा है कि जो हमारे पास कब फिल्ट्रेट होते हैं लूप ऑफ हेनले में, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है इन टू लिम्स ऑफ वाटर रेक्टा इज आल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। क्लियर। तो यानी ये भी कैसा हुआ, हमारा काउंटर करंट पैटर्न हुआ। क्लियर। फिर दूसरा वाले हमने ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों के एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो काउंटर करंट पैटर्न तो ये भी हुआ हमारे लिए। क्लियर। तो आगे वाले लाइन में इन्होंने ये भी आंसर लिखा है, कहा है यहाँ पर कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वाटर रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प, यानी दोनों के अंदर काउंटर करंट दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो लिखा है काउंटर करंट इन देम इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्लियर। तो यानी हमारे पास इनके पास भी हमारे पास क्या है, काउंटर करंट पैटर्न है। तो सभी का आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्लियर। ये ऐसे स्ट्रक्चर आपसे बना करके पूछ लिए जाएंगे। क्लियर। और बाद में कहा जाएगा आपसे कि कहीं तो लिखा नहीं है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। क्लियर। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को लिखने के लिए बोला था आपसे, लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, और उम्मीद पे धोखा देने का काम आपका बहुत अच्छा है, सदियों से चला आ रहा है। क्लियर। तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर। हालांकि लिखेंगे तो है नहीं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमारे पास जो किडनी फंक्शन कर रही है वो तीन तरीके से यूरिन को फिल्टर कर रही है। क्लियर। उनके तीन मैकेनिज्म होती हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म ये होता है कि रेगुलेशन कौन कर रहा है। तो रेगुलेशन पहला हमने बताया था जेजी सेल्स ऑफ किडनी, दूसरा हमने बताया था हाइपोथैलेमस, और थर्ड हमने आपको नहीं बताया अभी, एएनएफ फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो कि हमारे पास हार्ट की वॉल से इंक्रीज निकलती है। क्लियर। तो यानी हमें तीन रेगुलेशन करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रेगुलेशन बाई, पहला सबसे पहले रेगुलेशन बाई हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। सबसे पहली हेडिंग होगी रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। समझा है? सारी पॉइंट मैंने लिखवा दिया है। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली वो चीजों को रिमाइंड कराना है। क्लियर। रास मैकेनिज्म में हम पढ़ा दिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड कराएंगे। ये भी चीजें मैं बता दिया हूँ, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास केस हमने लिया था, केस क्या लिया था बताइए, केस पहला, इफ ब्लड वॉल्यूम क्या होता था बताइए इस दौरान, अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता था। क्लियर। यही केस लिया था हमने। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताइए, ब्लड प्रेशर हाई होगा, तब तो हाइपोथैलेमस काम ही नहीं करेगा। समझ आई बात। ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर घटेगा, और ब्लड प्रेशर घटेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी हमारा घटेगा, जीएफआर भी घटेगा। तो ऑस्मोलरिटी हमारी बढ़ेगी कि घटेगी बताइए, ऑस्मोलरिटी हमेशा हमारी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलते हैं, और वो हाइपोथैलेमस कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एडीएच। हमने आपसे ये कहा था कि एडीएच हार्मोन जो होती है वो बनती कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में, और सीक्रेट भी कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस से। फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ करके यहाँ से निकलती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा नहीं घटेगा। क्या होगा बताइए, घटेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा हमारे पास, ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या होगा,
डिक्रीज करेगा। और अगर ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज किया तो हमारे पास जो जीएफआर की वैल्यू है, क्लियर, जीएफआर की वैल्यू क्या होगी बताइए हमारी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर, डिक्रीज कर, थोड़ा बड़ा लिखें। फिर उसके बाद आता है कि जीएफआर की वैल्यू अगर घटेगी तो अब आगे क्या होगा बताइए हमारे पास। अगर ये भी तो केस हो सकता है सोडियम आयन का या आयनिक कंसंट्रेशन अगर हमारा क्या हो जाए, घट जाए। क्लियर, ये सब सारी चीजें जा करके ये स्टिमुलेट करती हैं, क्या करती है बताइए, ये स्टिमुलेट कर रही हैं। किसको स्टिमुलेट करती हैं, यहां पर हमारे पास हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। क्लियर, ये हमारे पास क्या पाया गया, हाइपोथैलेमस पाया गया। और हाइपोथैलेमस के पास क्या पाए जाते हैं, इनके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑस्मोटिक बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ सर एक हार्मोन निकालते हैं, और वो भी कहाँ से, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास कैसे पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, एंटी डाईयूरेटिक यूरेटिक हार्मोन। क्लियर, अब ये जो एडीएच हार्मोन आपको बताया गया, इनके दो फंक्शन, इनके कितने फंक्शन, दो फंक्शन। पहला फंक्शन, चल भाई तू बता, एडीएच का पहला फंक्शन। चलो एडीएच का पहला फंक्शन, चलो भैया तुम बताओ पीछे, मानसी तेज से बोलिए, कहां से, कहां से, बताइए कहां से, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगी, ये इंक्रीज कर देंगे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्यों, क्योंकि एडीएच रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट थे, डीसीटी में प्रेजेंट थे, और कहाँ पे, अपर लिम्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, दूसरा पॉइंट आता है कि और ये क्या करते हैं, एडीएच जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हमारे पास नेफ्रॉन के सराउंडिंग में जितने भी ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं उनको, और वहां से भी ये क्या करता है, जीएफआर को बढ़ा देगा। क्लियर, तो यानी इनके दोनों फंक्शंस लिख लेते हैं ना, जब तक ये व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो पहला फंक्शन लिखेंगे, इंक्रीजेज, एडीएच का पहला फंक्शन इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, reabsorption of water from DCT and collecting duct. DCT and collecting duct. यहाँ आगे आ जाओ, खाली है जगह, बेचारी ये कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा, नैना तरस गए हैं इसके। चलिए, ये क्या कर रही है, इट इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी, सॉरी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, दूसरा फंक्शन लिखेंगे, दूसरा फंक्शन लिखेंगे, इट इंक्रीजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इंक्रीजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन, ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, ये जो रेगुलेशन है बाई किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन हम करा रहे थे। क्लियर, जिसके दौरान हमने क्या बताया था, कुछ केस बताए थे। हमने केस में क्या कहा था कि इफ हमारे पास ब्लड वॉल्यूम
अगर ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ब्लड वॉल्यूम अगर एक बार डिक्रीज हुआ तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर अगर एक बार डिक्रीज किया तो हमारे पास जीएफआर की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम या आयनिक कंसंट्रेशन भी हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? यानी ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर घट रहा है यानी कितना हो गया होगा, हम ये मान के चलते हैं कि जीएफआर अगर घटेगा तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 3 मिली ऑस्मोल से कम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर? अब इस कंडीशन के दौरान हमारे पास क्या होगा, ये स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये इनकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इनकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? ये कैसी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास कैसी पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी। इस हाइपोथैलेमस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जा रहा है, हाइपोथैलेमस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, हाइपोथैलेमस पाया जा रहा है। अब इस हाइपोथैलेमस की सबसे खास बात क्या होती है, इनके पास कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर। जब ये स्टिमुलेट होती है ऑस्मो रिसेप्टर, तब जाकर के यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच। एडीएच कहाँ से रिलीज हो रहा है बताइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। और एडीएच का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कितने फंक्शन हमने बताए थे, 2 फंक्शन बताए हैं। पहला फंक्शन बताइए क्या है, बताइए, ये इंक्रीज करता है, क्लियर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या इंक्रीज कर रहा है बताइए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कहां से बताइए, फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। क्लियर? और दूसरा हमने ये बताया इनका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब इसको क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। क्लियर? डायलेशन की जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ किसका बताइए, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऑफ किसके, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन दोनों की वजह से अगर ये हुआ तो अपने आप हमारे पास जीएफआर क्या हो जाएगा बताइए, इंक्रीज कर जाएगा। हमारा तो मकसद यही है ना, बोलिए। जीएफआर बढ़ाने का एक ही तरीका है, ऐसे ही बढ़ेगी। ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, और यही हाइपोथैलेमस के अंदर रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे पास किसको, एडीएच हार्मोन को रिलीज कराने के लिए। जैसे मेरे अंदर तो सारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, बट कौन सा स्टिमुलेट होगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। क्लियर? एक ही इंसान के पास सारी चीजें करने की टेंडेंसी होती है, सब कुछ करने का, बट वो कौन सी स्टिमुलेट हो रही है वो बात आती है ना। क्लियर? चलिए, हो गया। नेक्स्ट नोट डाल करके एक पॉइंट लिखते हैं। नोट डाल करके एक पॉइंट लिखते हैं। चलिए, हम लेकर के जाते हैं आपको कहां पर, इंडोक्राइन सिस्टम में। कहां पे, इंडोक्राइन सिस्टम में, यानी हार्मोन वाले चैप्टर में। क्लियर? वहां पर एक पॉइंट दिया गया है, उसको हम यहीं पे समझाएंगे, वहां पे तो समझ नहीं आएगा। अगर ये हमारे पास अभी तक तो क्या हो रहा था बताइए, ये ब्लड वॉल्यूम घट रहा था तो हमने बढ़ाया ना। बट अगर ब्लड वॉल्यूम अब पहले किसी भाई साहब ने कहा कि बढ़ जाएगा तो क्या होगा। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। हमने ये कहा कि अब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर जा रहा है, हमने क्या कहा कि अगर हमारा ब्लड जो वॉल्यूम है अगर क्या हो गया बताइए, इंक्रीज कर गया। पीछे तक दिखाई दे रहा है, इतने छोटे में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा।
अगर ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज किया तो हमारे पास जो GFR होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारी जो ऑस्मोलैरिटी होगी, हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। तब ये जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाली ADH हार्मोन है वो अपने आप को रोक लेगा, कंट्रोल कर लेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। क्या कौन सी मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आती है। कैसी मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आती है, मैकेनिज्म ऑफ किसका बताइए, ADH का। हम आपको समझा रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। पहले कॉपी किताब बंद करके सुनेंगे ये फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। जैसे अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो अगर उसी काम को और अच्छे से कराना है तो हम लोग हमेशा फीडबैक देते हैं ना कि बहुत अच्छा किए हो। किसी भी तरीके से अगर टेस्ट आता है, टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए आपके, तो आप में वो भी बताया जाता है कि एग्जाम वगैरह में आप मार्क्स अगर अच्छे ले आए तो हम लोग चॉकलेट दे देते हैं, किसी भी तरीके का ये चीजें कर देते हैं। इससे क्या होता है, हौसला बढ़ जाता है आपका। क्लियर। बट अगर हम ये कहते हैं कि कभी कभी आपके मार्क्स अगर कम आ गए, क्लियर, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आपको डांट देते हैं कि हटो तुम्हारे बस की बात नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हट जाओ। कभी ऐसा हुआ है नहीं। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है अगर कोई भी काम, अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन अगर हो रहा है और उस हार्मोन की और जरूरत है तो हम उस ग्लैंड से कहते हैं और आप सिक्रीट करिए। ये टाइम के साथ साथ और इंक्रीज करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब कोई भी किसी भी महिला की डिलीवरी हो रही होती है, डिलीवरी के दौरान तो जो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। क्लियर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान जब रिलीज होता है तो वो कॉन्ट्रेक्शन कराता है यूट्रस के अंदर। फिर ये क्या करता है कि यूट्रस के अंदर जब हार्मोन ये निकलते हैं, जितना हार्मोन निकला फिर ये जाकर के स्टिमुलेट करता है फिर से हमारे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से फिर हमारे पास यही ऑक्सीटोसिन और रिलीज कराने की टेंडेंसी रखता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ऐसे ही बढ़ते बढ़ते समय में हार्मोन का लेवल और बढ़ता जाता है और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता जाता है और लेबर पेन बढ़ता जाता है और डिलीवरी तब होती है। समझ आ रही बात। यानी समय के साथ साथ क्या होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो लेबर पेन बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल और हाई होता है और जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कराता है ये यूट्रस के अंदर। दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास लोग गलत समझते हैं। निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर कोई हार्मोन्स अगर निकल रहा है तो उसे रोकने को कहते हैं निगेटिव फीडबैक। कभी भी ऐसा नहीं होता। क्लियर। ये अपने गलत भावना से निकाल दीजिएगा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन हो गया, वहां से उस हार्मोन को नॉर्मल तक लाने में, ठीक है, नॉर्मल तक लाने में जो एफर्ट्स लगाते हैं हम लोग, वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यही डिफरेंस है पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है हमारे पास ADH। क्लियर। अब ये ADH जो काम करता था निगेटिव फीडबैक में क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा। क्लियर। ये डिक्रीज करेगा क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये डिक्रीज करेगा क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से बताइए, फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। यानी DCT और कलेक्टिंग डक्ट से जो हमारे पास वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा था उसको ये कम कर देगा। क्लियर। और ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, ये डिक्रीज भी करेगा। क्या डिक्रीज करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या डिक्रीज करेगा बताइए, कॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं ये इंक्रीज करेगा क्या, डायलेशन। बोलिए बात सही है। यानी इंक्रीज करेगा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन ये डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास GFR जो है, GFR क्या हो जाएगा हमारे पास, घट जाएगा। क्लियर। ये निगेटिव फीडबैक है। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 338 और 333
पुरानी एनसीईआरटी। क्लियर? वहां पे अच्छे से समझाया गया है, 338 पे भी और 333 पे भी। लाइए हम समझा दिखा रहे हैं। सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा, टेस्टिस के ऊपर जो आपको दिया गया है, क्लियर, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, क्लियर, पेज नंबर 338 पर समझाए, इन्होंने लिखा है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर यानी डायबिटीज मिलेटस। क्लियर? यानी ये जब जीएफआर अगर हमारा घटता है तो एक बीमारी होती है हमें, उस बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज मिलेटस। क्लियर? ये जीएफआर के घटने की ही वजह से होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। यानी इनके साथ साथ डायबिटीज मिलेटस के साथ साथ हमारे पास क्या बन रहे हैं? कीटोन बॉडीज भी बन रही हैं। क्या बन रहे हैं बताइए? कीटोन बॉडीज भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे भी तो आएगा ही। जैसे ये चीजें तो और पहले पढ़ा चुका हूँ ना, आ रहा है तो पढ़ा रहे हैं इसलिए। फिर कह रहा है कि यहाँ पर ये इंसुलिन के ट्रीटेड किया जाता है। इंसुलिन से मतलब नहीं था हमें, हमारा मतलब ये इससे था, ठीक है, हम इनको समझाना था। क्लियर? जीएफआर घट रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज मिलेटस हो रहा है। सबसे खतरनाक बीमारी है मिलेटस। अगर कभी भी अपने दोस्त को अगर परेशान करना है तो डायरेक्ट उसके लिए बददुआ मांगना तो ये मांगना। क्लियर? डायबिटीज मिलेटस। समझ आ रही बात है? पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो एक बीमारी भले ही है बट 100 बीमारी के लिए ऑफर करती है। डायबिटीज मिलेटस एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी के अंदर हजारों बीमारी एक साथ आने की चांसेस रहते हैं। बताया जाएगा आपको डायबिटीज मिलेटस है, लेकिन सारी बीमारी आपके अंदर होने की टेंडेंसी होती है। ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को वीक करती है। क्लियर? इससे बुरी बीमारी कोई नहीं। क्लियर? अब एक दूसरे को न देखो, तुम्हारे लिए मांगेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी ने पेज नंबर 333 पे क्या लिखा है वो सुना दे रहे हैं हम। इन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं वो पार्स नर्वोसा बोले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है। कितने हार्मोन? दो हार्मोन रिलीज करती है। एक दिया गया है ऑक्सीटोसिन और दूसरा दिया गया है वेसोप्रेसिन। जहां पे वेसोप्रेसिन है वही हमारा एडीएच है। एडीएच का दूसरा नाम क्या है बताइए? एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। यानी ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है? प्रेस करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। क्लियर? ये भी लाइन। तू आगे आ, बैठ यहाँ। कितनी बार तुम्हें बुलाया है यहाँ? कौन सा? ये कीटोन बॉडी। कीटोन का स्ट्रक्चर देखे हो कभी भी? लाओ दिखा देते हैं। यही कीटोन है? नहीं है। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा? ये हमेशा ये ग्रुप हमेशा लगना चाहिए, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है रास मैकेनिज्म, है ना। रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी। रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी। इसके बारे में पढ़ा दिया हूं। अरे बोलो, चलिए केस बताइए। इफ ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज हुआ। क्लियर? तो हमारे पास ब्लड प्रेशर भी क्या होगा बताइए?
ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज किया तो हमारे पास GFR की वैल्यू क्या होगी बताइए, डिक्रीज करेगी। इस सब डिक्रीज होने की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बताइए ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी, ये भी घटेगी ना, क्लियर। फिर ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको बताइए, ये स्टिमुलेट कर रहा है किसको, जेजी सेल्स ऑफ किडनीज को, ये स्टिमुलेट किया किसको, जेजी सेल्स को। और जेजी सेल्स ने क्या रिलीज किया, जेजी सेल्स ने क्या रिलीज किया, रेनिन रिलीज किया। और ये हमारे पास जो रेनिन होते हैं ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये एंजियोटेंसिनोजन को, क्या बोला, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन होते हैं वो बनते कहाँ पे हैं बताइए, फॉर्म्ड इन लीवर, क्लियर। रेनिन के बारे में हमने ये बताया था, एक तरीके का कैसा एंजाइम्स है, प्रोटीएज एंजाइम्स है, कभी जिंदगी में याद आ रही हो तो बताइए, ये एक तरीके का कैसा एंजाइम्स है, प्रोटीएज एंजाइम्स है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रही है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर रही है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट आगे चल करके किस में कन्वर्ट होती है बताइए, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होती है। कौन सी एंजाइम से लगती है बताइए, एस का क्या करता है बताइए, एस क्या करता है, ये हमेशा क्या करता है कि जितने भी यहाँ पर ये इनके अंदर अमीनो एसिड्स है और इनके अंदर अमीनो एसिड्स है उनका ब्रेक डाउन करता है, क्लियर। और ब्रेक डाउन करना हाइड्रोलिसिस जिसे हमने कहा था, ठीक है। या फिर हमने ये कहा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करने का काम करता है फ्रॉम दी सी टर्मिनल, याद आ रही है, वो बातें नहीं लिखाएंगे। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो सेकेंड है हमारे पास वो एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट एज कितने फंक्शन बताए थे, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, क्या होता है बताइए, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, क्लियर। ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये क्या करेगा बताइए, ये ऑफ किसका, किसका बताइए, अफरेंट आर्ट्रियोल या इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, क्लियर। जिसकी वजह से हमारे पास GFR क्या हो गया, इफरेंट आर्ट्रियोल के अलावा और किसी का क्या, ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन को भी, अरे बोलिए, चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो थी, पेरीफेरल ट्यूबुलर कैपिलरीज, उसको भी ब्लड वेसल्स ऑफ नेफ्रॉन ही तो बोल रहे हैं, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों की वजह से हमारे पास GFR क्या होंगे, घट जाएंगे, क्लियर। दूसरा फंक्शन बताइए इनका, एक और फंक्शन, ये क्या करते थे, ADH हार्मोन के अलावा ये एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज कराते थे, क्लियर। एल्डोस्टेरॉन क्या करता था, ये सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को हमेशा क्या कर देता था, बढ़ा देता था, ठीक है। तो यानी ये क्या करते थे, ये इंक्रीज भी करते थे क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम कहां से बताइए, फ्रॉम, फ्रॉम, ये एब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि गट से होते हैं, क्लियर। तो ये एब्जॉर्प्शन कर बढ़ा देते हैं, GFR तो इंक्रीज करा रहे हैं, अच्छा ये GFR इंक्रीज करेगा, ठीक। ये भी हमारे पास क्या करते हैं, GFR को इंक्रीज। अच्छा ये हमारे थर्स्ट सेंटर को भी ले जा करके स्टिमुलेट करते हैं क्या, प्यास बढ़ जाती है हमारी इसी की वजह से, क्लियर। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर शायद बता पाओगे कि नहीं, बोले क्वेश्चन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रास मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं क्या, ये हमारा क्या है, रास मैकेनिज्म है। रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म बता दीजिए, रेनिन एंजियो टेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम,
क्लियर? ये किसकी वजह से हो रहा है बताइए? ये Na सोडियम आयन किसकी वजह से हो रहा है? एल्डोस्टेरॉन की ही वजह से हो रहा है। समझाएं? चलिए सुनते ध्यान से। अगर हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, इफ रास मैकेनिज्म जो आपको बताई जा रही है, इफ रास मैकेनिज्म जो हो रही है वो हाइपर हो जा रही है। कैसी हो जा रही है? हाइपर, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या हो गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो रास मैकेनिज्म अगर हाइपर होती है तो क्या होता है? हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है, जब हम आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए बोला था तो याद होगा, ठीक है? तो अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज किया तो हमारे पास जो GFR है ये भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और GFR इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या इंक्रीज करेगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं? यानी सब कुछ उल्टा चल रहा है, चलने लगेगा ना। तो ये जाकर के स्टिमुलेट करती हैं, ये जाकर के स्टिमुलेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्टिमुलेट कर रही हैं। किसको? वॉल ऑफ हार्ट को। वॉल ऑफ हार्ट को स्टिमुलेट करती है। और वॉल ऑफ हार्ट क्या करता है? रिलीज करता है, रिलीज करता है एक फैक्टर, और उस फैक्टर का नाम है हमारे पास एट्रियल यूरेटिक फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ANF बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? ANF बोलते हैं। क्लियर? एट्रिया की वॉल से ये रिलीज होती है। और एट्रिया की वॉल क्या करती है? दो काम करती है। कितने काम करती है? दो काम करती है। ये जो ANF होता है, नोट डाल करके हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? ये जो हमारे पास रिमार्क, में एक बात बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस में आएगा। जो ANF होती है, जो हमारे पास ANF होता है, इज एंटागोनिस्टिक होता है। कैसा होता है बताइए? एंटागोनिस्टिक होता है टू रास। ये रास के जस्ट उल्टा काम करता है। क्लियर? रास मैकेनिज्म हमेशा वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर करता था, ठीक है? तो ये क्या करता है? सबसे पहला इनका काम ये है, ये वेसोडाइलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं बताइए? वेसोडाइलेटर होते हैं। क्लियर? और दूसरा काम ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं। ये इनहिबिट करते हैं किसको? रास को। रास मैकेनिज्म को चलने नहीं देते। जब रास मैकेनिज्म नहीं चलेगा तो क्या ब्लड प्रेशर हाई होगा? क्या हमारे पास GFR बढ़ेगा? क्या हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के दो फैक्टर, बट घटाने के कितने फैक्टर? एक ही फैक्टर काफी है। बात समझ आ रही है? अगर आपके कोई पूछ, कई बार बॉडी में ये कहते हैं कि मैं GFR को बढ़ा दूंगा। GFR को कैसे बढ़ाऊंगा? रास मैकेनिज्म से बढ़ाऊंगा और हमारे पास ADH में बढ़ाऊंगा। तो हार्ट कहता है मैं एक ही फैक्टर से क्या कर दूंगा? घटा दूंगा दोनों चीज को। क्लियर? एक तीर दो निशाने। एक तीर है ANF और उसने दो निशाना एक साथ साधा, ठीक है? वेसोडाइलेटर किया और इनहिबिट कर दिया रास मैकेनिज्म को। ये आप दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे? GFR को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्लियर? जल्दी करिए। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। चलिए लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चंस में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ, डज नॉट फेवर, क्वेश्चन लिख लो, ये रहेगा यही, पहले क्वेश्चन लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर
फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए एन एफ। पहला फैक्टर क्या है? ए एन एफ। दूसरा फैक्टर लिखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल। सी लिखेंगे रेनिन, डी लिखेंगे कैफीन, कैफीन। कॉफी में जो पाई जाती कैफीन। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। हमने ये कहा कि इसमें से चार कुछ सुनते जैसे हमने ये कहा कि कौन सा फैक्टर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है, हम डाइल्यूट यूरिन बताते रहे। क्लियर? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है बताइए? एएनएफ था। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था? एल्कोहल बताया था। सी में हमने क्या बताया था? रेनिन बताया था। डी में हमने आपसे क्या कहा था? कैफीन बताया था। क्लियर? चलिए आंसर बताइए क्या होगा? सी। कितने लोग सी हैं रेनिन में? एएनएफ क्या है? एएनएफ नहीं है आंसर। एल्कोहल या कैफीन? रेनिन आंसर सही है। सुनते ध्यान से कैसे? रेनिन ही हमारे पास जीएफआर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जीएफआर अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी जो होगी, ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करती है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, बाकी ये फैक्टर जो होते हैं हमारे पास एएनएफ के, चाहे हमारे पास एल्कोहल के, चाहे हमारे पास कैफीन के, ठीक है, ये तीनों के तीनों फैक्टर क्या करते हैं? हमारे पास जीएफआर की जो वैल्यू है उनको घटा देते हैं। और ये घटेंगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी हमारे पास? ऑस्मोलैरिटी भी हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो यूरिन हमारा क्या होगा? डाइल्यूट होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? यही डाइल्यूट नहीं होने देता है, यही कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, बाकी सारे फैक्टर घटा रहे हैं ना। तो हमने डज नॉट फेवर लिखा था। समझ आ रही बात? यानी एल्कोहल पीने से यूरिन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे डाईयूरेटिक फैक्टर क्या है तो क्या बताएंगे? डाईयूरेटिक फैक्टर। क्लियर? यानी यूरिन के कंसंट्रेशन को क्या करता है बताइए? हमेशा घटा, डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो एल्कोहल और कैफीन पीने से अक्सर आपको क्या लगेगा? मिक्चुरेशन लगता है। ठीक है, हमारे बॉयज ट्राई किए होंगे। क्लियर? गर्ल्स का तो पता नहीं। क्यों भाई साहब? अगर नहीं किए तो साइंस कहती भी तो है आओ करके देखें। ठीक है, एक बार करके देख लेना आराम से। क्लियर? हाँ, किसी चीज में अगर लगता है कि ये कैसे होता है तो साइंस की हर एक पेज पे लिखा रहता है ना, लेट्स डू इट। नहीं देखे हो तुम लोग? हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे तो वहां पे हर बार पे लिखा रहता है एक्टिविटीज में आओ करके देखें।
तो हम भी हर चीज साइंस पढ़ने से पहले करके देख लेते थे, ठीक है। तो हम साइंस की हर एक बातों को फॉलो करते हैं, क्लियर। हाँ, कुछ बातें अभी नहीं कर रहे हैं। अब ये लिख लीजिए, लिखने की बेताबी थी ना, जल्दी करिए। मैक्चुरेशन पहले ना, मैक्चुरेशन हो गया है, मजा नहीं आया था उसमें, फिर से पढ़ाना है। उस समय हम भावनाओं में बह करके मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ाया था, न कि मैक्चुरेशन। थोड़ा बहुत पूरी कहानी सुन लिया करो, ठीक है। हम उस समय क्या पढ़ाए थे, रिफ्लेक्स पढ़ाए थे, जबकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ाना है। हाँ, यहाँ पे मैक्चुरेशन की मैकेनिज्म हमें समझानी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं ध्यान से। इधर देखिएगा, ये हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे धीरे धीरे हम ये मान चलते हैं यूरिन इकट्ठा हो रहा है। हम ये मान चलते हैं यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, यूरिन इकट्ठा हो रहे हैं, क्लियर। अब जब यूरिन इकट्ठा होते हैं तो सबसे पहले इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हम उस मसल्स सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास क्या होते हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं, उसकी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहला लेयर का नाम बताइए, दूसरा, हाँ समझ गए, बोल नहीं पा रहे हो लेकिन समझ गए। हाँ, इंडोथीलियम नहीं था, नहीं था, नहीं, हाँ ट्रांजिशनल इपिथेलियम था, क्लियर। तो वो लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो लेयर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे ये रिसेप्टर की जिक्र करना चाह रहे हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया ये स्ट्रेच रिसेप्टर है। जब भी यूरिन ब्लैडर हमारे पास क्या होता है, फुल होता है, तो फिल होने के बाद पूरा का पूरा ये स्ट्रेच रिसेप्टर पर एक प्रेशर मारता है, ठीक है। और स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है कि यहाँ पर मैसेज लेकर के जाता है हमारे, कहाँ पर, ब्रेन में। कहाँ में लेकर के जाता है बताइए, ब्रेन में मैसेज लेकर के जाता है, क्लियर। ब्रेन में हमारे पास क्या होता है कि 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। कितने तरीके के लोग पाए जाते हैं, 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक हमारे पास क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएनएस बोलते हैं, क्लियर। और एक हमारे पास क्या पाए जाते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसएनएस, क्लियर। हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, इनमें भी हमारे पास क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, यानी ये हमेशा विसरल ऑर्गन पे वर्क करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 2 तरीके की नर्व फाइबर निकली रहती है, यानी ये कैसी होती है, ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे वर्क करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये वॉलेंट्री ऑर्गन पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क कर रहे हैं बताइए, ये वॉलेंट्री ऑर्गन पे वर्क कर रहे हैं, क्लियर। इनका फंक्शन कैसा होता है, सोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास जितने, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते इनके लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लगे हैं। इनसे क्या होता है, एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, इनसे क्या निकला रहता है, एक सिंपैथेटिक, एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हमारे पास निकले रहते हैं, और एक हमारे पास पैरा सिंपैथेटिक
नर्व फाइबर निकले रहते हैं। ठीक है, आपको बताया था ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, अभी बनाइएगा मत, नहीं तो हमारे लिए तो यही शब्द है ना, अरे सॉरी बेटा गलती हो गई, आपको तो पेज फाड़ना पड़ जाएगा। क्लियर, इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, पहले समझ लीजिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के बारे में हमने वहां पे क्या बताया था, जिक्र किया था। अक्सर क्या होता है, नॉर्मली कंडीशन में हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर के इंस्फिंक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मिक्चुरेशन के दौरान ये ओपन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि वॉलेंट्री मसल्स हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, या तो फिर ये वॉलेंट्री ऑर्गन का मतलब हम कह सकते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गन के जगह पे हम इंस्फिंक्टर लिख दें, बोलिए, इनको हम वॉलेंट्री इंस्फिंक्टर लिख दें। क्लियर, ये वॉलेंट्री इंस्फिंक्टर क्या करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या तो क्या होंगे बताइए, रिलैक्स्ड होंगे। क्लियर, बट यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हमारे पास क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ये क्या क्रिएट कराता है, तो ये क्या कराता है, ये इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किस में बताइए, स्मूथ मसल्स ऑफ किस में बताइए, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी डिट्रोसल मसल्स के अंदर ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सॉरी ये रिलैक्स्ड होती हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है, मिक्चुरेशन होता है। क्यों, क्योंकि जब इंस्फिंक्टर रिलैक्स्ड होगी और जब हमारे पास क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया और ये जब इंस्फिंक्टर क्या हो गई, रिलैक्स्ड हुई, तभी तो यूरिन बाहर आएगा। ठीक है, तभी ये यूरिनेशन पॉसिबल है। क्लियर, और जब ये हमारे पास क्या होती है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्लियर, यानी ये क्या कर रही है, ये डायलेट कर रही है, क्या कर रही है पैरासिम्पैथेटिक, ये इंक्रीज के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायलेशन लिखेंगे। ठीक है, डायलेशन या फिर हम क्या सकते हैं, रिलैक्स लिखते हैं ना, रिलैक्स ऑफ क्या, स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स हमारी क्या हो गई बताइए, यहाँ पर रिलैक्स हो गई है। तब ये रिलैक्स होने के बाद, और ये जब रिलैक्स होगी, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इस, क्लियर, तो यहाँ पे मिक्चुरेशन क्या होगा, मिक्चुरेशन क्या होता है, स्टॉप होता है। इंस्फिंक्टर जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ट्रांजिशनल सॉरी डिट्रोसल मसल से रिलैक्स होगी, तब जाकर के यूरिनेशन हमारा स्टॉप होता है। क्लियर, तो हमें यही बात याद रखना है, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ये क्या करता है और ये क्या करता है, तब क्या होता है, मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। क्लियर, जल्दी करिएगा। इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मिडल ऑब्लिंगेटा में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर ये आता है। एनसीईआरटी दे दो। मिक्चुरेशन स्टार्ट करना होगा तो कैसे करना होगा बताइए, मिक्चुरेशन अगर स्टार्ट होगा तो कैसे होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व, स्मूथ मसल्स, और रिलैक्स क्या होगी, इंस्फिंक्टर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता हमारे पास क्या होता है, यूरेथ्रा का रास्ता ओपन हो जाता है। आइए एनसीईआरटी से सुना दे पढ़ करके, कुछ बातें पहले डाटा लिखना है वो लिख लेते हैं ना। वो डाटा शायद लिखवा दिया हूँ क्या, यूरिन के बारे में कुछ बातें लिखवा दिया हूँ ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं। कुछ बातें रिमार्क डाल करके हमें लिखना है। पहले रुकिए रुकिए, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं ना। रिलीज ऑफ यूरिन,
Release of urine, release of urine is called micturition. Released of urine is called micturition. and and neural mechanism, neural mechanism, neural mechanism of of causing of micturition, causing of micturition, यानी जो मिक्चुरेशन करवा रहा है उसका न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर? यानी मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में डिफरेंस है। क्लियर? पढ़ करके पहले ये नोट डाल करके कुछ बातें यूरिन के बारे में लिखना है। चलिए, यूरिन के बारे में बताइए। एक हेल्दी पर्सन कितना यूरिन यूरिनेट कर देता है बताइए? 1 to 1.5 लीटर पर डे, एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है बताइए? इनका कलर कैसा होता है? पेल येलोइश कलर, ठीक है। और इनके पास एनसीईआरटी ने लिखा है कि विद स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, यानी कि महक जो होती है वो अलग ही तरीके की होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनका जो पीएच होता है, इनका जो पीएच होता है लगभग लगभग 6 होता है। कितना होता है? 6 पीएच, यानी ये स्लाइटली कैसी होती हैं? स्लाइटली कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। कैसी होती हैं? स्लाइटली एसिडिक होती हैं। क्लियर? चलिए, अगर हम यूरिन की बात करें, यूरिन में 95% क्या पाए जाते हैं? वाटर। 2% क्या पाए जाते हैं? 2.7% क्या पाए जाते हैं? 2.7% यूरिया। क्लियर? और ये लगभग लगभग जो यूरिया होता है, हम आपको समझा रहे हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हेल्दी इंडिविजुअल जो होते हैं ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एवरेज पर्सन की बात करेंगे तो ये लगभग लगभग 25 से लेकर के 30 ग्राम, कितना ग्राम? 25 से लेकर के 30 ग्राम जो यूरिया होता है वो एक्सक्रीट करता है पर डे। ये एक दिन की बात कर रहे हैं। क्लियर? इतने यूरिया हर डेली क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। हो गया?
ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है कि अगर किसी भी यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोज यूरिया, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। यही दोनों के दोनों इंडिकेट करते हैं किसको, डायबिटीज मिलेटस को। ठीक है, हमारे पास जो ग्लाइकोज यूरिया है प्लस कीटोन यूरिया जो है, ये दोनों के दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं किसको बताइए, इंडिकेट डायबिटिक डायबिटीज मिलेटस को। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डायबिटीज मिलेटस को इंडिकेट कर रहे हैं। मिक्चुरेशन जहां पे लिखा है उसको ध्यान से समझेंगे। क्लियर, पहले एनसीईआरटी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि यूरिन इज फाउंड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी यूरिन का फिल्टर आउट हो जाएगा वो फाइनली आकर के स्टोर होगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में कब तक ये स्टोर रहेगा बताइए, जब तक हमें वॉलेंट्री रिफ्लेक्स ना मिले। ठीक है, हमें सिग्नल ना मिले कि अभी यूरिनेट करना चाहिए। क्लियर, हम मनमानी चले जाते हैं नहीं, जब हमें जरूरत लगती है कि अब चले जाना चाहिए तब जाना जाते हैं हम लोग ना। और ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, वॉलेंट्री का मतलब ये हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर 1.5 घंटे की क्लास, अगर आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है 2 घंटे की, तो 2 घंटे तक आप आराम से रोक सकते हैं। क्लियर, आप 3 घंटे 4 घंटे आराम से रोक सकते हैं। ये नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है कि सर जा रहे हैं यहाँ। क्लियर, ये कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ये स्ट्रांग होती है। ये वॉलेंट्री सिग्नल है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। क्लियर, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हो जा रहा है। क्लियर, दूसरा पॉइंट आता है दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर ये सिग्नल कैसे इनिशिएट होता है, जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है, स्ट्रेच करती है। क्या होती है, स्ट्रेच करती हैं, तब जाकर के स्ट्रेच रिसेप्टर पर एक क्या पड़ता है, मैसेज जाता है। ठीक है, और यह स्ट्रेच रिसेप्टर किसके पास जाएंगे, अब सीएनएस के पास जाएंगे। क्लियर, तो लिखा है कि इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। ठीक है, यानी हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर एक क्या पाई जाती है, रिसेप्टर पाई जाती है, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है बताइए, स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, और ये सिग्नल देती है किसको, सीएनएस को, और फिर सीएनएस ये मैसेज क्या करता है, पास करता है ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल। तो यही हमने बताया था, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है पहले सीएनएस के पास, सीएनएस फिर मैसेज दे रहा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसके दौरान, मोटर न्यूरॉन के दौरान। ठीक है, फिर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहाँ पे जो हमने बातें अभी बताई थी, यहाँ पे ये दो मैसेज दे रहा है, पहला कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है किसमें, स्मूथ मसल्स में, और साइमल्टेनियस उसी दौरान रिलैक्स करा रहा है क्या हमारे पास, वॉलेंट्री स्फिंक्टर को। समझ आई बात, अरे बोलो, जो एनसीईआरटी लिखी है वही हम उतार रहे हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर अब ये बात बोली जा रही है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर, तो यानी हमने ये कहा कि जो मिक्चुरेशन में हमारे पास प्रोसेस है यूरिनेट करने की, उसको हमने क्या बोला, मिक्चुरेशन बोला, बट वो जो न्यूरल मैकेनिज्म था, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स बोल दिया। क्लियर, फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यानी एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 1.5 लीटर एक दिन में एक्सक्रीट आउट कर देता है यूरिन को। क्लियर, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि यूरिन इज फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड। और वाटरी फ्लूइड में हमने बोल दिया 95% क्या पाया जा रहा है, वाटर ही तो पाया जा रहा है, विच इज स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक में पीएच कितना लिखवाया था बताइए, 6 लिखवाया था। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास एक एवरेज, इनके पास एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एंड स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। क्लियर, फिर बात उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि अगर ऑन एवरेज की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो होती है एक्सक्रीट होती है पर डे। तो एक एवरेज की बात करेंगे 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया जो होती है वो पर डे में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं यूरिन को। क्लियर,
जैसे कभी भी हम बीमार पड़ जाते हैं, किसी भी तरीके के हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं चलती है, उस कंडीशन में हमारे पास यूरिन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर कोई भी बीमारी है, यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाता है। क्लियर? अब मैक्सिमम जो बीमारी होती है यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूरिन ही बता देती है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन सही चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर? तो इन्होंने ये लिखा है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन, यूरिन की एनालिसिस करके हम बता सकते हैं हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का अगर पता लगाना है तो यूरिन की एनालिसिस आप कर सकते हैं। क्लियर? यूरिन के एनालिसिस में क्या करेंगे? यूरिन के एनालिसिस में हम यही करते हैं कि हमारे पास कहाँ चला गया, ठीक है, यूरिन के एनालिसिस में हम यही देखते हैं कि इतना वाटर का कंसंट्रेशन है कि नहीं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है कि नहीं, यूरिया का कंसंट्रेशन है कि नहीं। अगर इतना कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है या फिर हमें ग्लूकोज पाया गया या फिर कीटोन बॉडीज पाई गई, इससे पता चल जाता है हमें कौन सी बीमारी है। क्लियर? चलिए आप हमें बताइए, ग्लूकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया कैसी बीमारी है? कैसी बीमारी? अरे पागलो, अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया। जब आपको हम फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाएंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया जब आपके क्लास 12th में, उसमें सबसे पहली लाइन ये है कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर बाद में कहोगे पढ़ाया नहीं गया। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही तो डिसऑर्डर हो रही है हमारे पास। क्लियर? गहराइयों को एनसीईआरटी को पढ़ने का सीखिए। क्लियर? बार बार ये लाइन पढ़ने से नहीं होगा। क्लियर? कई बार लोग दावा करते हैं मैंने एनसीईआरटी 50 बार पढ़ ली। पढ़ना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लीजिए बस, एनसीईआरटी को पढ़िए मत। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। एग्जाम्पल में ये लिखा है जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन बॉडीज, कीटोन यूरिया, ये क्या करती है, इंडिकेट करती हैं डायबिटिक मिलेटस। ये इंडिकेट कर रही है हमारे पास क्या, डायबिटिक मिलेटस। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सप्रेशन। इसके बारे में कह दीजिए सर पढ़ा चुके हैं या पढ़ाएंगे? दो चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पहला क्या पढ़ा चुका हूँ, लंग्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। CO2 को भी अगर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, क्लियर। फिर लीवर के बारे में, लीवर अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता तो मैं पढ़ाता, अब वो सिलेबस में है नहीं तो मान चलते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, ये स्वीट ग्लैंड आते हैं, ठीक है, और सिबेसियस ग्लैंड। ये हम किसमें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाएंगे, बट यहाँ भी पढ़ाएंगे। क्लियर? तो हेडिंग डाल देते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन का दिया गया है, इसके कुछ डाटा है ना, आप वैसे लिख लीजिएगा, किताब से उतार लीजिएगा। क्लियर? और कल ये हम पढ़ा देंगे, चलो अच्छा, अदर ऑर्गन और डिसऑर्डर। क्लियर? ये कल हमारा खत्म हो जाएगा। कल DPP सब लोग लेकर के आएंगे।